नमस्कार, आप सबका यहाँ स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर से पश्चिम चंपारण गांधी भितिहरवा आश्रम से जन सुराग अभियान के तहत जो पदयात्रा हम लोगों ने शुरू की है, वो करीब अब उसके 1 साल हो गए हैं। इस 1 साल में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, सिवान, गोपालगंज, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए अब हम लोग सीतामढ़ी को जाएंगे। पिछले 1-1.5 साल में जो प्रयास है कि गांव-गांव बिहार में जाया जाए, जाकर वहां के स्थानीय समस्याओं को समझा जाए, ज़मीनी हकीकत से रूबरू हुआ जाए, साथ ही वहां के लोगों को ये बताया जाए कि आखिर उनकी जो गरीबी है, पिछड़ापन है, उसकी मूल वजह क्या है, क्या कुछ करके लोग अपनी गरीबी और पिछड़ापन से बाहर निकल सकते हैं। जैसा कि इस अभियान के शुरुआत में बताया गया था, इस अभियान का उद्देश्य है ज़मीनी हकीकत को समझना, लोगों की जो समझ है उसमें बेहतरी करना, ताकि लोग अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक हो सके, और साथ ही ऐसे सारे लोग जो बिहार में एक नई वैकल्पिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं, एक नया विकल्प बनाना चाहते हैं, उनको साथ में लेकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के दिशा में प्रयास करना। उसी दिशा में ये अभी पदयात्रा चल रही है। मैं आपके ज़िले में करीब पिछले 1-1.25 महीने से हूँ। 3-4-5 दिन और यहाँ पे अभी मुजफ्फरपुर में रहेंगे। यहाँ कांटी के बाद मीनापुर होते हुए, औराई होते हुए सीतामढ़ी को जाएंगे। अभी तक का जो अनुभव है वो प्रखंड के स्तर पर जब पत्रकारों से मिलते हैं तो उनसे साझा करते हैं। जो अभी तक बात समझ में आई है कि बिहार में बेरोजगारी और पलायन, ये 2 सबसे बड़े मुद्दे जनता की नज़र में हैं, और ये ऐसी समस्याएं हैं जिससे समाज का हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय का व्यक्ति प्रभावित है। कई बार हमको आपको लगता है कि जो पलायन है वो बिहार में सिर्फ गरीबों की समस्या है, लेकिन ज़मीन पर जाकर हकीकत देखने समझने के बाद ऐसा लगता है कि गरीबी और बेरोजगारी और पलायन 2 ऐसे मुद्दे हैं जिससे शायद ही कोई वर्ग है जो अछूता है। जो गरीब आदमी है उसके बच्चे मजदूरी करने के लिए पलायन कर रहे हैं, लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक तौर पे सुदृढ़ लोग हैं उनके बच्चों को भी पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए बिहार छोड़कर बाहर ही जाना है। तो मोटे तौर पर बिहार में जितने गांव में अभी तक हम लोग गए, 40 से 50% युवा जो गांव में रहता है या रह सकता है, वो कहीं न कहीं बाहर पढ़ाई के लिए या कमाई के लिए बाहर गया हुआ है। यही स्थिति कमोवेश बेरोजगारी की भी है। बेरोजगारी से सिर्फ गरीब लोग परेशान नहीं हैं, जो आर्थिक तौर पे सुदृढ़ लोग हैं उनको भी अपने बच्चों के रोजगार की बहुत बड़ी चिंता है। जो किसान है, जो यहाँ छोटा मोटा व्यवसायी है, उनको भी अपने बच्चों के रोजगार के लिए बहुत संघर्ष करना है। बेरोजगारी और पलायन के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताई है वो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। पिछले 1 साल में जहाँ पर भी हम लोग गए तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था, ये हर व्यक्ति मान रहा है कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। जो स्कूल है उसकी छवि है कि वहाँ से खिचड़ी बट रहा है, और जो कॉलेज है उसकी छवि है कि वहाँ नाम लिखवा लीजिए, वहाँ से आपको डिग्री मिल सकती है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पहले बहुत अच्छी थी, यहाँ पहले भी कोई शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन प्रखंड और जिले के स्तर पर 1-2 विद्यालय ऐसे जरूर होते थे जहाँ पर पढ़ाई करके लोग अपना जीवन बेहतर कर सकते थे। आज की जो स्थिति है इसमें कहीं कोई स्कूल कॉलेज ऐसा नहीं बचा है जहाँ पढ़ाई करके सरकारी स्कूलों से पढ़कर कोई अपना जीवन सुधार सकता है। कई बार आप लोगों को या सामान्य लोगों को लगता है कि शिक्षा में जो गिरावट आई है इसकी वजह है शिक्षकों की गुणवत्ता में कमी आना। शिक्षकों की गुणवत्ता एक छोटा पहलू है। ऐसा नहीं है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था इसलिए ध्वस्त हो गई है कि शिक्षक सब बेकार है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था अगर शिक्षकों की वजह से खराब होती तो कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहे, कॉलेज में तो नियमित शिक्षक हैं, वहाँ पर बच्चे हैं, वहाँ पर खिचड़ी नहीं बट रही है, फिर वहाँ पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है?
इसकी मूल में वजह यह है कि पिछले 10-15 सालों में समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में हर गांव में विद्यालयों के नाम पर बिल्डिंग बना दिए गए। नतीजा ये हुआ है कि जहाँ विद्यालय की बिल्डिंग है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक हैं वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे ही नहीं हैं, और कॉलेजेस में जहाँ पर तीनों है वहाँ पढ़ाई नहीं है। इसलिए बिहार जब भी इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के 18 साल के शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय होगा बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि यहाँ सड़क खराब है, कल हो के एक अच्छी सरकार आ जाए तो सड़क बन सकती है। यहाँ नहर में पानी नहीं आ रहा है, कल अच्छी सरकार आ जाए तो नहर में पानी आ सकता है। लेकिन जो 2 पीढ़ियाँ इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से बिना पढ़े हुए निकल गए, अब कल एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो उनका जीवन अब सुधरने वाला नहीं है। उनको पूरे जिंदगी शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताई वो है खेती किसानी से जुड़ी हुई। चूँकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, बहुत बड़ी जनसंख्या खेती पर आधारित है, तो यहाँ किसानों की हालत ये है कि आज से 15-20 साल पहले खेती किसानी करने वाले लोग 2-4-5 साल खेती करके कुछ पैसा बचाकर पेट काट के 1-2 कट्ठा ज़मीन खरीदने की इच्छा रख सकते थे। आज किसानों की स्थिति जो ग्रामीणों के बोलचाल की भाषा में ये है कि अगर 2-4-5 साल आपने खेती किया, आपके घर में कोई नौकरी नहीं है, कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है, घर में अगर बेटी की शादी लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो किसान को 1-2 कट्ठा ज़मीन बेचना है। और उसकी किसानों की स्थिति मूलतः 3 वजह से है। पहला, यहाँ पर भूमि सुधार का लागू न होना है। भूमि सुधार के लागू नहीं होने की वजह से बिहार में भूमिहीनों की जो संख्या है वो देश में सबसे ज़्यादा है। देश के स्तर पर 100 में 38 लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, लेकिन बिहार में 100 में 60 लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। दूसरी जो समस्या है वो है जल प्रबंधन की। बाढ़ की यहाँ समस्या है, ये तो हर लोग बात करता है, लेकिन जितनी बड़ी समस्या बाढ़ की है उतनी ही बड़ी समस्या यहाँ पर सूखे और जल जमाव की भी है। सिवान से जब आप आगे चलिएगा पैदल तो सिवान, छपरा, गोपालगंज का भी कुछ हिस्सा, वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ 2-4 हज़ार एकड़ ज़मीन जल जमाव की वजह से, जिसको आप लोग चंवर कहते हैं, जिसकी वजह से वो बर्बाद न हो गया हो। तो जितनी बड़ी समस्या बाढ़ की है उतनी ही बड़ी समस्या यहाँ सूखे और जल जमाव की है। यही वजह है कि यहाँ पर जो किसान है उसको या तो बाढ़ से उसका फसल बर्बाद होना है, अगर बाढ़ से बच गया तो सूखे से मरेगा, और नहीं तो जो ज़मीन है जिसमें एक ही फसल होती है, पानी 6 महीने साल भर लगा रहता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी किसानों की यहाँ समस्या है, इन सारे परेशानियों के बावजूद जो किसान यहाँ पैदा कर रहा है उसको उसके फसल का दाम नहीं मिलता है। हम लोग यहाँ बिहार में बैठ के बात करते हैं कि पंजाब में किसान बहुत समृद्ध है, तो मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ। पिछले 10 वर्ष में पंजाब में किसानों का 70% धान और करीब 75% गेहूँ सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में सिर्फ 13% धान ही और 1% गेहूँ समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। नतीजा क्या है? धान का दाम है सरकार का 2030 रुपये और लोग धान बेच रहे हैं 1300 रुपये, 1400 रुपये में। एक आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में जो किसान पैदा कर रहा है उसको उसका दाम न मिलने की वजह से हर साल बिहार के किसानों का करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो यहाँ जो खेती से जुड़ी हुई 3 मूलभूत समस्या है, भूमि सुधार का लागू न होना, जल प्रबंधन की व्यवस्था नहीं होना और साथ में फसलों का दाम नहीं मिलना। इसके अलावा जो तात्कालिक समस्या लोग बता रहे हैं, खाद न मिल पाना, खासकर यूरिया की जो काला बाजारी है, 277 रुपये का यूरिया ज़्यादातर किसानों को 350, 400, 500, 800, 1000 रुपये में भी लोगों को खरीदना पड़ रहा है। और जो नेपाल से सीमावर्ती क्षेत्र से लगे हुए एरिया है जहाँ से यूरिया बाहर जा रहा है, वहाँ पर तो लोग 1000 रुपये से नीचे में यूरिया मिल ही नहीं सकता है। तो ये तो तात्कालिक समस्या है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की 4 बड़ी योजनाएं चल रही हैं उसकी ज़मीनी हकीकत ये है